Right. Hi everyone. Good morning. Good morning, sir. Good morning. Good morning. Sir. Okay. लास्ट क्लास में जो हम लोगों ने देखा था कल, उसमें किसी को कोई क्वेश्चन, कोई शंका, कोई डाउट? सर हाँ बोलो। सर लास्ट क्लास में सर हम लोग ने वो 3 रेडाइस पढ़े थे फॉर्मूला। सर वो तीनों सेम ही है, तो फिर सर हम लोग उसको अलग अलग क्यों लिख रहे हैं? सेम ही है। हाँ सर, मतलब वो रेडियस ऑफ मेटेलिक, कोवेलेंट रेडियस और सर वेंडर वॉल। कैसे सर सेम है? सर मतलब वो ऑलमोस्ट वही है ना, हाफ इनटू। अभी तुम सेम थे, ऑलमोस्ट वहीं पर आ गए। तुम पहले डिसाइड कर लो कि सेम है कि ऑलमोस्ट सेम है। सर फर्स्ट टू तो सेम ही है सर, वो हाफ इनटू डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियर है। अच्छा, फॉर्मूला सेम है बट डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियाई सेम रहता है क्या? नहीं सर। तो फिर हाँ सर। डिपेंडिंग ऑन कैसा बॉन्ड रहेगा बिटवीन एटम्स, राइट, उनके बीच में क्या बाइंडिंग फोर्स है, द एटम्स कैन बी at a greater distance or a smaller distance, right? Yes, That sir. is why अगर कोवेलेंट बॉन्ड है बिटवीन एटम्स, तो जो हम लोग रेडियस रिपोर्ट कर रहे हैं उसको कोवेलेंट रेडियस बोल रहे हैं। जो मेटालिक रेडियस है, ठीक है, मेटालिक रेडियस में जनरली वी कंसिडर कि ओवरलैप्स आरंट एज ग्रेट एज कोवेलेंट, ठीक है, रिलेटिवली कम ओवरलैप रहता है, तो उसको हम लोग मेटालिक रेडियस बोल रहे हैं। समझ में आया? हाँ सर। ऑलराइट, एनी अदर क्वेश्चन? सर मुझे डाउट है। हाँ बोलो। सर आपने डी ब्लॉक के एक्सेप्शन में बोला था कि वो लोग n-1 डी में ऐड होते हैं, इसके लिए 0.85 का शील्डिंग होता है। सर लास्ट इलेक्ट्रॉन डी ब्लॉक में ऐड होता है, तो फिर हमने उनका जो शील्डिंग होता है वो 0.35 ही होता है ना? इलेक्ट्रॉन नहीं, आउटर इलेक्ट्रॉन पे शील्डिंग कैलकुलेट करते हैं। यस सर। आउटर इलेक्ट्रॉन कौन सा है? आउटर इलेक्ट्रॉन एस का है। बस, समझ में आ गया अभी? नहीं निधीश, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है। सर हाँ, सर screening effect is inversely proportional to Z effect. नहीं, स्क्रीनिंग इफेक्ट से जेड इफेक्टिव आता है। जेड इफेक्टिव इज इक्वल टू जेड माइनस सिग्मा, ठीक है। तो ये जो सिग्मा है, दिस इज लाइक कॉज, दिस इज इफेक्ट। Yes. ऑलराइट, सो आप लोगों को, हाँ बोलो। एटॉमिक साइज के जो एक्सेप्शन है उनके साइज याद करने हैं क्या? नहीं, साइज बिल्कुल नहीं, वैल्यूज नहीं याद रखनी है। वैल्यूज जो मैं बताता हूँ वो जस्ट मैं आप लोगों को एक आइडिया देने के लिए बताता हूँ कि कितना लाइक चेंज हो रहा है, सिग्निफिकेंट हो रहा है, ग्रेजुअल हो रहा है, बस उसके लिए। यू डोंट नीड टू रिमेम्बर एनी वैल्यूज, ठीक है। और एक्सेप्शंस को आपको जैसे मैंने बताया चाहिए, तो पहले एक्सेप्शंस याद करना। जब भी हम लोग कोई भी प्रॉपर्टी पढ़ें तो प्रॉपर्टी के एक्सेप्शंस पहले ध्यान में आने चाहिए, फिर हम लोग उसके आगे का डिस्कशन कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये साइज ऑफ आयंस का एक्चुअली लास्ट क्लास के नोट्स में आ गया था आप लोगों के, इसको हम लोग आज ऊपर जाना थोड़ा, वो डाउट है सर। हाँ बोलो। सर ऊपर जाना थोड़ा। हाँ सर इधर से नीचे। हाँ, सर ये ब्लैक बॉक्स है ना, आपने सर नीचे लिखा थोड़ा। हाँ सर, ये नहीं समझा सर। कौन सर सा नीचे ब्लैक बॉक्स? सर आपने लिखा ना ये, हाँ ये इलेक्ट्रॉन गेट्स एडेड, सर नीचे NS&P आना चाहिए। नहीं ना, वही तो मैंने बताया था। डी ब्लॉक में जैसे तुम स्कैंडियम का, टाइटेनियम का, वेनेडियम का, इनका कॉन्फ़िगरेशन फिल कर रहे हो, तो कॉन्फ़िगरेशन Yes, कैसा हो रहा है?
4s2 3d1 4s2 3d2 4s2 3d3 किसमें जा रहा है इलेक्ट्रॉन, सर डी में। है ना? तो मेरा जो आउटर इलेक्ट्रॉन है वो तो ns में है, यस सर। एडेड इलेक्ट्रॉन्स n-1 d में जा रहे हैं ना। यस सर, समझा सर। सर सर मेरे को वो दो कर्व्स नहीं समझे जो जा रहे पास हो रहे हैं कौन से कर्व? सर ऊपर ये सर ये एक और वो ऊपर वाला दो क्या है, क्या वो, मतलब व्हाट इज इट दैट द ग्राफ इज शोइंग? वाई सर एक्सिस मतलब पर क्या है? सर वाई एक्सिस में मेटालिक रेडियस दिया है, एक्स एक्सिस पे इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। ठीक है, और फिर वो जो रेड वाले लाइन पे एलिमेंट्स है वो कौन से एलिमेंट्स हैं? सर सर वो 5D सीरीज के बिलोंग करते हैं सर, और Right. फिर और उनके नाम है HG AU PP IR OS ठीक है, ठीक है, RE ठीक है। और ग्रीन वाले किसको बिलोंग करते हैं? 4D सीरीज। राइट, तो ये हमारा जो पीरियोडिक टेबल है, राइट, ये जो हम लोग पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं उसमें ये 3D सीरीज और 4D सीरीज और 5D सीरीज रिप्रेजेंट करी जा रही है यहाँ पर। हाँ सर। तो अब क्या नहीं समझा इसमें? सर वो कर्व के पास हो मतलब ये सर ये 4D और 5D में आपने एक्सेप्शन लिया सर, 3D में का नहीं समझा एक्सेप्शन। सेम ही तो है तीनों का, मैंने एक ही तो क्लस्टर बना के हाईलाइट किया हुआ है। तो यहाँ पर हम लोग फोकस कर रहे हैं अक्रॉस अ पीरियड, अक्रॉस अ पीरियड साइज डिक्रीज होना चाहिए था, एंड हाँ यहाँ सर। पर व्हाट वी आर ऑब्जर्विंग इज दैट टुवर्ड्स दिस पार्ट साइज इंक्रीज हो रहा है। तो ये एक्सेप्शन हो गया ना, ध्यान रखने लायक। हाँ हाँ सर। अगर ये ग्राफ जो है वो ऐसे का ऐसे ही रहता तो ठीक था, नॉर्मल ट्रेंड हाँ था। हाँ सर। तो अब ये एक्सेप्शन ध्यान में रखना है आपको। हाँ सर। सर हाँ हाँ बोलो। Na स्टेबल ज्यादा है कि Na प्लस? ये कैसा क्वेश्चन है? ये कहाँ से आया? सर वो थोड़ा कंफ्यूज हो गया, मतलब Na ज्यादा स्टेबल क्योंकि वो लास्ट में एक इलेक्ट्रॉन देख के प्लस हो जाता है ना, मतलब 2,8 का कॉन्फ़िगरेशन। क्या? सॉरी सर। समझा ही नहीं, मतलब तुम्हारा क्वेश्चन ही नहीं समझा। मैं पूछ रहा हूँ सर, Na ज्यादा स्टेबल है कि Na प्लस, मतलब आयन की एटम, मतलब वो। ऐसा देखो, स्टेबिलिटी वाला जो पॉइंट होता है ना, हाँ स्टेबिलिटी का जो क्वेश्चन होता है, ये वर्ड बहुत खतरनाक वर्ड है हाँ केमिस्ट्री में। ये वर्ड आपके दिमाग में घूमता रहेगा, ठीक है? ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में, लाइक देयर विल बी सो मेनी क्वेश्चन जब आप स्टेबिलिटी डिस्कस करोगे, क्या स्टेबल है, क्या कम स्टेबल है, क्या ज्यादा स्टेबल है। तो जो ये हाँ सर। स्टेबिलिटी वर्ड होता है ना, ये बहुत ज्यादा कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक होता है। जब आप पूछते हो कि क्या ज्यादा स्टेबल है, क्या कम स्टेबल है, तो हम लोगों को उसके पीछे का कॉन्टेक्स्ट समझना पड़ना जरूरी होता है। यस सर। ठीक है, तो अभी इस चैप्टर में भी कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जब मैं आपके साथ में डिस्कस करूंगा, स्टेबिलिटी रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे। अगेन वो कॉन्टेक्स्ट पर डिपेंड करेंगे, ठीक है? एक जो सबसे यूनिवर्सल अंडरस्टैंडिंग है, सबसे बेसिक अंडरस्टैंडिंग है स्टेबिलिटी की, वो रहती है दैट अगर एनर्जी ज्यादा हो गई सिस्टम की तो स्टेबिलिटी कम हो जाती है। फॉर अ मोर स्टेबल सिस्टम वी वांट इट टू बी ऑफ लोअर एनर्जी। ये एक यूनिवर्सल रूल याद रखेंगे, यस सर। ठीक है? बाकी फिर Sir, और which बहुत laws सारे, this? सॉरी, Sir, which laws this one, sir? No, the universal law. this is that elements or compounds, what we observe is that they tend to acquire lower energy state when given an opportunity. Okay, sir. ठीक है, you can think of it as a simplified or oversimplified version of second law of thermodynamics.
All right. So continuing our discussion about the size only, छोटा सा पार्ट उसमें बचा है related to size of ions. So I think ये fairly obvious examples आपके सामने लिखे हुए हैं. कोई भी अगर एक एटम होगा versus उसका जो कटायन है, कटायन का साइज डेफिनेटली कम होगा. Sir, how they are measuring, sir? बिकॉज कटायन के अंदर से हम लोग इलेक्ट्रॉन रिमूव कर चुके होंगे, राइट? Yes, sir. So if you simply want to look it from the perspective of Z effective is equal to Z minus sigma, right? तो Z तो सेम है whether you take Na plus or Na, but sigma का वैल्यू क्या हो जाएगा? For cation sigma decreases, no? क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही कम हो गए. अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए तो Z इफेक्टिव बढ़ जा रहा है. Z इफेक्टिव बढ़ जा रहा है तो हमारा एटम का साइज या आयन का साइज कम हो जाएगा. वेरी सिंपल, स्ट्रेट फॉरवर्ड. इनफैक्ट यहाँ पे आई हैव गिवन यू सम एग्जांपल्स जहां पर अल्कली मेटल्स में इफ यू आर नोटिसिंग रिमूविंग एन इलेक्ट्रॉन causes a significant drop in size. Can you explain me why? Is there some justification as to why there is a significant drop when we? Sir, हाँ, Z effective decreases. यहाँ पर एक और फैक्टर प्ले कर रहा है ना. So also because the radius will decrease. Sir, The radius will orbital decrease. decreases. हाँ, Sir, because outermost So one energy level shell is is being lost, sir. complete shell gets removed, no? Remove. यहाँ पर Yes, sir. जो outer इलेक्ट्रॉन था that was some ns1, right? अब यहाँ पर n-1p will be your outer electron, right? noble gas configuration में like lower shell में आ जाएंगे, like पूरा का पूरा shell उड़ जाएगा, right? अच्छा, then anions के केस में भी आप same thought process से जाओगे. अगर मैं किसी अनायन का साइज उसके एटम से कंपेयर करूंगा तो anions का साइज is relatively more than that of atoms, and it was expected, fairly obvious expectation है. Same reason यहाँ पर क्या हो जाएगा that Z तो वही का वही है but sigma बढ़ जाएगा, right? Sigma भी बढ़ जाएगा and you can say that accommodating more electrons becomes more challenging for an atom, so it would increase its size to accommodate more electrons because the electrons are going to repel each other, right? So यहाँ पर आप notice करोगे that even in halogens when one electron is added, मतलब you can see the size is almost doubling up, if not exactly doubling up but almost doubling up when an electron gets added. There's a significant jump that happens in size. सर Notice कर पा रहे हो? इसमें से सर एक डाउट है. हाँ. सर जो मतलब साइज ऑफ एनायन होता है, मतलब सर उसमें तो इलेक्ट्रॉन जो ऐड होगा सर वो तो वही ऑर्बिटल में होगा या फिर वो ऑर्बिटल का जो लाइन होगा उसके ऊपर होगा ना सर, तो फिर सर उसका साइज कैसे इंक्रीज हो सकता है? मतलब Like, why are you so much stuck with the concept of Bohr's model? Do we have orbits when we talk about the new model of atom? यस सर, Orbits होते हैं कि orbitals होते हैं? ऑर्बिटल्स होते हैं सर. ठीक है, सबसे पहली चीज तो तुम ये अपने स्टेटमेंट में करेक्ट करो, ठीक है? ओके सर. दूसरा जो तुम्हारा क्वेश्चन है आप उसको इस तरीके से बोल सकते हो कि हमने जो इलेक्ट्रॉन ऐड करा वो तो सेम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में ऐड करा. हाँ सर. दैट इज ओके, ठीक है? यस सर. अगर अगेन इफ आई लुक एट Z इफेक्टिव व्हिच इज Z माइनस सिग्मा, तो यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है कि सिग्मा बढ़ जाएगा, Z इफेक्टिव कम हो जाएगा जिसकी वजह से साइज बढ़ जाएगा. हाँ सर, ये समझ में आ रहा है. ठीक है, अब यहाँ पर मैं आपको बताना चाह रहा हूँ दैट ओवर एंड अबव दैट ऑल्सो यहाँ पर देयर इज अ सिग्निफिकेंट जंप दैट हैपेंस इन द साइज. So it is not just the screening which increased, but also maybe the repulsions between the electrons
also play an important role Okay, sir. that result in such a significant jump. Yes, sir. ठीक है? Yes, sir. So आप इस तरीके से किसी भी एटम और उसके आयंस के साइज तो कंपेयर कर सकते हो. Now sometimes you can also compare size of isoelectronic ions as well. They might not look like to be in the same period or same column. However, their size can be compared. एक attempt लो, try to come up with an answer कि इसमें किसका size छोटा किसका size बड़ा होगा. So what is isoelectronic isoelectric? का mean? What is what? Isoelectronic. Isoelectronic मतलब same number of electrons. Sir, हाँ. in case of ions, will they use van der Waals radius for measuring the radius of the atom? नहीं. This is something which is again based upon studying the ionic compounds only. तो ये जैसे NaCl compound बना तो उसमें भी कैसा रहता है, crystalline structure रहता है, एक regular pattern of arrangement of cations and ions रहेगा. तो again what they will do is find the distance between nearest neighbors and then come up with an answer of what is to be calculated as the ionic radius. Sir, but it is a mixture, right? Like Na and Cl. तो वो जो डिस्टेंस होगा वो Na प्लस आयन और Cl माइनस आयन के सम के जैसा होगा. फिर वो और ऐसे सोडियम के और आयन्स एनालाइज करेंगे, राइट? And then based upon that they will come up with a statistically significant sample size and come up with an argument for the size of sodium ion. Okay, sir. In your example, F is the largest, right? नहीं, यहाँ पर नोटिस करना, देखो Z सबका आपको पता है एटॉमिक नंबर. Yes, sir. अब सिग्मा वैसे तो मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ बट सबका कॉन्फ़िगरेशन सेम ही है, NS2 NP6. Yes, sir. तो it has to be same because the configuration is exactly same, right? तो if I call Z effective तो क्या रहेगा, Z effective which is Z minus sigma, that should be in an increasing order because ज़्यादा है, सिग्मा कम, सिग्मा सेम है. तो अगर Z effective बढ़ रहा है तो साइज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा. So, sir, N3 is the largest, right? Right. N3 minus ion would be the largest one, right? सर ये Z effective वाला समझाओ ना सर. Z effective वाला क्या समझाऊं, तुम्हारी आंखों के सामने क्या लिखा हुआ है? सर इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्यों है सर? हाँ, ऊपर पढ़ो ना एक एक करके, तुम बीच बीच में ऐसे जोन आउट क्यों हो जा रहे हो? नहीं सर, इधर ही हूँ, मतलब समझ में नहीं आया हम लोगों को. समझो ना एक बार, तुम्हारी आंखों के सामने हमने ऊपर से नीचे गए ना. हाँ सर. तो क्या है, पहली रो में क्या लिखा हुआ है? सर एटॉमिक नंबर लिखा हुआ है. और दूसरी रो में सिग्मा सेम ही है सबका. तो Z माइनस सिग्मा क्या होगा? अभी मैथ्स करके दिखाऊं मैं तुम्हें? नो सर. अगर सिग्मा सेम होगा तो Z बढ़ेगा तो Z इफेक्टिव नहीं बढ़ेगा? हाँ सर. तो फिर so this is a comparison which might sound like a little bit weird in the first place जब आप पहली बार देखोगे, but again you must recognize that these are isoelectronic species. ठीक है, ये आप ही को आइडेंटिफाई करना होगा. तो जैसे समटाइम्स क्वेश्चन को जिस तरीके आ जाएगा, कंपेयर साइज ऑफ से K प्लस एंड S2 माइनस आयन, इस तरीके से आपके सामने आ जाएगा. अब आप बोलोगे कि सर ये तो बहुत ही लाइक अजीब सा हो गया. लाइक इफ वी नोटिस द पीरियोडिक टेबल, राइट, तो पीरियोडिक टेबल में सल्फर तो कहीं यहाँ पर होता है और पोटेशियम कहीं यहाँ पर होता है, ना तो ये सेम पीरियड में है ना तो सेम ग्रुप में है, तो हम लोग कैसे कंपेयर कर रहे हैं, राइट? तो ये आप ही को रिकॉग्नाइज करना पड़ता है दैट दीज आर आइसोइलेक्ट्रॉनिक आयंस, बोथ हैव द सेम कॉन्फ़िगरेशन. क्या रहेगा आंसर साइज का, किसका बड़ा होगा? Sir, sulfur 2 minus.
सर सल्फर 2-। करेक्ट। सो हम लोग क्या करेंगे, वापस से सेम थॉट प्रोसेस पे जाएंगे ना, Z देखेंगे, इसका 19 इसका 16 है कि नहीं? यस सर। सिग्मा दोनों का सेम है, तो Z इफेक्टिव किसका बड़ा होगा? K प्लस का, तो साइज उसका छोटा होगा। समझ में आया? यस सर। ठीक है। यस सर। है आप लोगों को सब आइडेंटिफाई करने की, So, आइसो इलेक्ट्रॉनिक का केस होगा। हाँ, can this be done for an element in an ion? can For this, example, if it's like Na and Mg plus, so can we do that, or is that not possible? Na और Mg प्लस आइसो इलेक्ट्रॉनिक कहाँ हुआ है? अच्छा अच्छा अच्छा, राइट, यू आर सेइंग Na एंड Mg, बट उस केस में Z भी अलग अलग होगा ना। So, but won't the configuration be the same? Z नहीं, Z अलग अलग है ना। Z Na के अंदर 11 है, राइट, एंड Mg प्लस आपने बोला इसके अंदर 12 है और सिग्मा सेम है। हाँ नहीं ठीक है, आप लोग बोल सकते हो, यस यू कैन Okay, sir. Thank you. डू दैट। ठीक है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक मतलब सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ऑलराइट, अब इसमें दो एक्सेप्शंस हैं जो कि मैं आपसे बोलूंगा याद रखने के लिए आयंस के साइज में। वैसे तो देयर आर सम अदर एक्सेप्शंस आल्सो दैट कम अलोंग, बट अभी के लिए प्लीज रिमेंबर दीज टू इंपॉर्टेंट एक्सेप्शंस। एक है हाइड्राइड आयन और फ्लोराइड आयन के बीच में। जनरली तो हाइड्रोजन क्या बनाता है? H प्लस आयन बनाता है, but when it combines with say certain alkali metals, सोडियम हाइड्राइड फॉर एग्जांपल कंपाउंड जो बनता है उसमें सोडियम प्लस कटायन होता है और H माइनस अनायन होता है, इसको हम लोग हाइड्राइड आयन कहते हैं, राइट। नाउ इन जनरल अगर मैं आपसे पूछता हाइड्राइड आयन और फ्लोराइड आयन F माइनस आयन, तो इसके बीच में आपका क्या थॉट प्रोसेस होता? लाइक यू वुड बी इन जनरल सेइंग कि फ्लोराइड आयन का साइज ज्यादा है, ठीक है। क्यों? बिकॉज you would be noticing the configuration of fluoride, you would be saying कि इसका 1s2 2s2 2p6 configuration है, सेकेंड शेल में इलेक्ट्रॉन्स फिल हो रहे हैं, whereas H माइनस में तो सिर्फ 1s2 configuration है। That would have been your general understanding, right? For example, if I would have asked you F minus, Cl minus, Br minus, I minus, इनमें कैसा साइज रहता है? You would have said कि सर ऐसे increasing order में रहेगा साइज, which is your normal expectation and that is also what is observed as well, ठीक है। बट यहाँ पर ये एक एक्सेप्शनल केस है, आपको ध्यान में रखना रहेगा that hydride ion H minus ion is greater in size as compared to fluoride ion, right? So smallest anion का जो status है that is associated with fluoride ion, not hydride ion. सबसे पहले तो आपको एक्सेप्शन याद रखना है, ठीक है। अब इसके पीछे का रीजन भी रहता है, देयर इज सम रीजन, सम रैशनल दैट इज गिवन इन द टेक्स्ट बुक्स, बट आई फाइंड दैट रीजन और रैशनल नॉट वेरी रोबस्ट, नॉट वेरी साउंड। इट इज लाइक वन ऑफ एक्सप्लेनेशन, ठीक है। उसमें व्हाट दे टॉक अबाउट इज समथिंग इन टर्म्स ऑफ लाइक इलेक्ट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो। सो दे से कि यहाँ पर ऐसे जो हाइड्राइड आयन है इसमें एक ही प्रोटॉन है और उसके अराउंड 2 इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट कर पाना, होल्ड कर पाना चैलेंजिंग हो जाता है फॉर द आयन एंड एज अ रिजल्ट द साइज इज लार्जर। फ्लोराइड में यू हैव 9 प्रोटॉन और उसके अराउंड 10 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, तो दे आर स्टिल very well accommodated by those protons,
this is the kind of explanation or justification that is mentioned. However, not a very sound justification. So even if you don't write that justification, it's okay. I want you to highlight this exception though. ठीक है, इसको ध्यान में जरूर रखना. That hydride ion और fluoride ion में hydride ion actually बड़ा होता है, fluoride ion छोटा होता है. ठीक है. A similar such observation is in the case of Li plus and Mg2 plus. This is also something which is a weird exception to remember by, right? अगर मैं आपको in general ऐसे पूछूं Li plus ion, Na plus ion, K plus ion, Rb plus, right? तो कैसा हो रहा है यहाँ पे? Down the group क्या हो जा रहा है? Size बढ़ रहा होगा. That is your general understanding. ठीक है. In fact, अगर मैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स में भी जाऊंगा, बेरिलियम 2+, मैग्नीशियम 2+, कैल्शियम 2+, स्ट्रोंशियम 2+, तो क्या हो रहा होगा? साइज बढ़ ही रहा होगा, राइट? Na+ और Mg2+ के बीच में हम लोगों ने देखा अभी किसका साइज बड़ा होता है? अभी जस्ट थोड़ी देर पहले देखा था सर सोडियम का. सर Na+. आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है ये. ठीक है. इसमें कई बच्चे क्या करते हैं, कई बच्चे ध्यान नहीं देते हैं. वो बोलते हैं कि सर अरे अक्रॉस अ पीरियड लेफ्ट टू राइट तो साइज डिक्रीज होता है, हमने तो यही पढ़ा था. बट राजा वो चीज किसके लिए ट्रू थी? एलिमेंट्स के लिए. यहाँ पे नोटिस करना ना, ये मैंने ये थोड़ा पूछा है कि Na एटम और मैग्नीशियम एटम में किसका साइज बड़ा किसका साइज छोटा. अच्छा, एक्चुअली वैसे तो वही ट्रेंड मिल जाएगा, यहाँ पे भी साइज डिक्रीज ही होता है लेफ्ट टू राइट. ठीक है, यहाँ पे भी वही ट्रेंड ही मिल रहा है. However, यहाँ पे जो एक्सेप्शन मैं आपको हाईलाइट करा रहा हूँ Li+ और Mg2+ के बीच में, ठीक है, वो थोड़ा सा वियर्ड कंपैरिजन है बिकॉज दे आर नॉट इन द सेम पीरियड, दे आर नॉट इन द सेम ग्रुप, दे आर नॉट इवन आइसो इलेक्ट्रॉनिक. ठीक है. बट व्हाट वुड हैव बीन योर जनरल एक्सपेक्टेशन? योर जनरल एक्सपेक्टेशन वुड हैव बीन कि साइज Mg2+ का ज्यादा होना चाहिए. Yes, sir. Right. However, what we find is that Li+ का size is almost similar, थोड़ा सा ज्यादा होता है as compared to Mg2+. तो ये भी आप ध्यान में रखें. ठीक है. So is there a reason or even a number? Sorry. Sir, we are not comparing between isotopes, atomic size. No. Okay, So sir. I had a doubt. So aluminum ion will be smaller than Mg ion, so it will also be smaller than the lithium ion, right? Yeah. Sir, you have given the example of sodium hydride, so it is also applicable for potassium hydride, which you have. Yes, sir. Yes. Okay, sir. Or if we are measuring, ऐसे अलग से एक्सेप्शन हाईलाइट किया है. ठीक है. So why does this exception occur? Again, the reasoning is not that sound. It is again based upon that same that same electron to proton ratio. यहाँ पर कैसा है, like it is saying that 2 ही इलेक्ट्रॉन है और 3 प्रोटॉन जो है उनको अच्छे से टाइटली बाउंड करके रखेंगे, as compared to in magnesium 2+, जहां पर you will have 10 electron and 12 protons. So those justifications or those reasons aren't really sound enough. They are just like I say one off यहाँ पे दे दिया हम लोग, बाकी जगह तो उनको यूज करते नहीं है. तो I also find them a little uncomfortable to use. But that's okay. We just need to remember that okay, there are these 2 important exceptions that we ought to remember. ठीक है. sir, So we aren't comparing ions. If we are just comparing lithium with magnesium, then lithium is, even in that case, lithium is the radius of lithium is greater, right?
नहीं नहीं, एटम का आप कह रहे हो? हाँ सर। नहीं, सिंपल एटम में तो लिथियम और मैग्नीशियम में मैग्नीशियम के एटम का साइज ज्यादा बड़ा होता है. देयर इज नो abnormality there. Okay sir. Sir, then the opposite should be done, no sir. What is what? Sir, then it is correct, no sir. Li plus should be greater than Mg2 plus, no sir. How? According to- नॉर्मल सेंस में तो नहीं होना चाहिए ना. नॉर्मल सेंस में तो Mg का साइज ज्यादा है एज कंपेयर टू Li का साइज. दोनों में से आप इलेक्ट्रॉन्स रिमूव कर रहे हो. Sir, but if, in ionic, we actually go reverse the way, no sir. Atomic radius. What reverse the way? Sir, But in that ionic, is within the same period. Over here, the periods are also different, and there is a shell being added in Mg. okay. Sir, and also if we are measuring the atomic radius of H plus, it is like measuring the the size of the proton, right? So हाँ, H plus would be the smallest cation. Sir, and also measuring the atomic radius is equal to the size of the proton, right? हाँ. Okay, sir. H plus is only proton only. Sir, this reasoning we have to learn from NCERT. There is no reasoning that you have to learn. Just remember this exception. Okay, sir. ठीक है. Now, next property अब हम focus करते हैं. That is called as ionization energy. Now, सबसे पहले जब भी हम लोग कोई प्रॉपर्टी पढ़ते हैं तो हम उसका डेफिनेशन देखते हैं. राइट. सो यहाँ पर डेफिनेशन क्या रहेगा आयोनाइजेशन एनर्जी का, वो ध्यान से नोटिस करना. एंड ऑल्सो नोटिस करना, दिस इज समथिंग दैट वी आर डूइंग फॉर अ मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीशीज. इसके पहले आप लोगों ने आयोनाइजेशन एनर्जी का डेफिनेशन देखा था, पढ़ा था. किसके लिए देखा था, पढ़ा था आपने? वो सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के लिए. ठीक है. दैट द एनर्जी रिक्वायर्ड टू टेक द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम n इक्वल टू 1 टू n इक्वल टू इंफिनिटी, क्योंकि उसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज का डिस्कशन हो रहा था. यहाँ पर द डेफिनेशन चेंजेस अ बिट बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स एंड ईच एंड एवरी वर्ड इज इंपॉर्टेंट. तो यहाँ पर इफ यू लुक एट द डेफिनेशन तो कैसा लिखा है, minimum energy required to remove outermost electron from an isolated gaseous atom is called its ionization energy, or delta HIE. We call this as ionization enthalpy. ठीक है. अभी आपके लिए ये एक नया वर्ड रहेगा, enthalpy. Although ये enthalpy जो टर्म है इसको हम लोग इस H सिंबल से डिनोट करते हैं एंड हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में डिस्क्राइब करेंगे व्हाट इट मींस, व्हाट द एक्चुअल डेफिनेशन इज. हमारे लिए अभी इंटरचेंजेबली यूज होगा विद एनर्जी. वी विल इंटरचेंजेबली यूज द वर्ड एंथैल्पी विद एनर्जी इन आवर करंट चैप्टर. देयर इज अ थर्मोडायनेमिक डिफरेंस दो, वी विल टॉक अबाउट इट लेटर. इन दिस डेफिनेशन जैसे मैंने आपको बताया, एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है. मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, राइट, एंड दैट टू फ्रॉम एन आइसोलेटेड एटम. दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज अ आयोनाइजेशन एनर्जी. एक भी इनमें से वर्ड मिसिंग हुआ, राइट, देन दैट विल नॉट बी द करेक्ट इंटरप्रिटेशन. राइट. तो यहाँ पर अगर मुझे जैसे इसको रिप्रेजेंट भी करना है इन एन इक्वेशन का फॉर्म, तो यहाँ पे आप नोटिस करना ये रिप्रेजेंटेशन कैसा दिख रहा है. m gaseous giving m plus gaseous plus electron will be the representation for ionization energy. ठीक है. अगर मैं कुछ इस तरीके से लिख दूं, m solid से m plus electron, will this be the definition of ionization energy? No, sir. No, sir. गड़बड़ हो जाएगा. क्यों? क्योंकि ये सॉलिड फेज में नहीं लेने का है अपने को एटम.
atom has to be isolated gaseous phase में, ठीक है. So each and every word is very important. Now with this, एक छोटा सा यहाँ पर मैंने राइट हैंड साइड में नोट की तरह लिखा हुआ है that delta HIE जो हम लोग आयोनाइजेशन एंथैल्पी बोल रहे हैं एंड आयोनाइजेशन एनर्जी IE, इनके बीच में एक टेक्निकल डिफरेंस रहता है थर्मोडायनेमिक्स के पर्सपेक्टिव से. तो ये मैंने एक अलग से नोट करके ऐसे साइड में लिखा दिया है. दिस इज ओनली यूज्ड व्हेन डिस्क्राइब्ड इन क्वेश्चन, अदरवाइज आपके लिए दिस डज नॉट होल्ड एनी मीनिंग. आपके लिए आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी दोनों इंटरचेंजेबली यूज होते रहे. अगर किसी क्वेश्चन में अलग से स्पेसिफाई कर दिया, you know, this is what the actual thermodynamic difference is between delta HIE and ionization energy, तो आप यूज करोगे, ठीक है. यहाँ पर 5/2 into RT, R stands for what? Gas constant. जो आपने आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ा था ना, PV is equal to nRT वाला R, that is this R. Rydberg's constant. नहीं Rydberg constant, ये गैस constant. PV is वो equal to 0.0081 वाला 0.0082 था भी नहीं. पहली बात तो 8.314 था SI यूनिट्स में, जूल पर मोल केल्विन. So, but the energy is required in different forms for 0.0821 was in the units of ATM liter. सर एट टी के क्या है वो नीचे, ठीक है. T stands for temperature, T Kelvin. ठीक है. Now coming back to the more important aspect, जो हम लोग definition देख रहे हैं यहाँ पर, definition of ionization energy and how it is written, how it is described in form of an equation. तो ये equation समझ में आ रहा है आपको? ऐसे M gas giving M plus gas plus electron, ठीक है. इसमें एक नोमेनक्लेचर रहता है, वो नोमेनक्लेचर भी फॉलो करना. तो अगर मैं पहला इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहा हूं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? IE1, आयोनाइजेशन एनर्जी 1, IE1 फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ M. अगर अब हम उसमें से नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे हैं, लाइक M प्लस में से एक और इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे हैं, तो हम लोग इसको अब क्या बोलेंगे? दिस विल बी कॉल्ड एज IE2 और सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ M. और it can be also called as first ionization energy of M plus, IE1 of M plus. Then अब मैं M2 plus में से एक और इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहा हूं, तो what should I call this? M2 plus में से if I remove one more electron, what should I give this as a name? IE. third IE of third second IE of The M plus. third IE of M or second IE of M plus. Sir, Or IE1 first IE of M2 plus. Right. ठीक है. So ये तीनों नाम चलेंगे इसके लिए. Right. You can call this as first ionization energy of M2 plus. Right. या फिर सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ M प्लस, या फिर थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ M. ठीक है. जो ज्यादा यूज होंगे वो यही वाले यूज होंगे. हम लोग एलिमेंट के रेस्पेक्ट में ही बात करते हैं टिपिकली. ठीक है. फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी, थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी, these are the ones which are used often. बट अगर कल को कुछ ऐसा लिखा भी आ जाए, ठीक है, कि आयन का सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी या आयन का फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, तो आपको समझ में जरूर आना चाहिए. अच्छा, यहां पर नोटिस करना, इफ आई राइट समथिंग लाइक दिस, Mg is giving Mg3 plus
plus 3 इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर ध्यान से नोटिस करना, दिस इज नॉट IE3, कि 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देना मतलब IE3 हो गया। इनफैक्ट दिस इज व्हाट, इट इज IE1 plus IE2 plus IE3 of M। समझ में आया? तो सर डज दैट मीन कि M से M प्लस होना या फिर M से सीधा M2 प्लस होना इज आर डिफरेंट थिंग्स, लाइक M to M plus to M2 प्लस या सीधा M से M2 प्लस? दोबारा बोलो। सर आई मीन कि अगर M से M प्लस हो रहा है फिर M2 प्लस हो रहा है या फिर सीधा M से M2 प्लस हो रहा है, लाइक इज देयर अ डिफरेंस? मतलब इलेक्ट्रॉन रिमूव होता जा रहा है, हाँ, या फिर सीधा हो रहा है, मतलब मेरे को मतलब जानना है कि सेम चीज है कि अलग है। हाँ हाँ, सो व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर इज, यहाँ पे आप नोटिस करना, if I add these 3 equations, right, then I am getting this equation only. Yes sir. Right, so if I add the 3 ionization energies, IE1 plus IE2 plus IE3, right, that is represented by this equation. The ionization energy required to remove the 3 electrons will be IE1 plus IE2 plus IE3 of M. ठीक है? तो बेसिकली मेरे को ये पूछना था कि जितना एनर्जी लगेगा 2 इलेक्ट्रॉन को साथ में निकालने में, विल दैट बी इक्विवेलेंट टू गोइंग फ्रॉम M to M plus to M plus? Yes. Thank you. ठीक है, so ये जो that means it's the same reaction except that it's faster, right? नहीं 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 इसमें देखो, स्पीड ऑफ रिएक्शन इज नॉट अ मैटर ऑफ डिस्कशन, ठीक है? What is a matter of discussion over here is that these energies, they are like, you can say, gravitational potential energy का आपने एग्जाम्पल पढ़ा होगा कि अगर लेट्स से मुझे ये ग्राउंड लेवल से बॉल को इस हाइट तक, H1 हाइट तक लेके जाना है, कितना एनर्जी लगेगा? mgh1 है ना, पोटेंशियल एनर्जी का इंक्रीज इतना लगेगा। अगर मुझे H2 हाइट तक लेकर जाना है, ठीक है, तो कितना लगेगा? mgh2, राइट। और अगर यहां से यहां पर लेके जाना है H1 से H2, तो कितना लगेगा? mgh2 minus h1. mgh2 minus h1. तो कैन यू सी दैट इनका सम इज इक्वल टू दिस वन? Yes sir. तो वही थॉट प्रोसेस यहाँ पर है, दैट दिस एंथैल्पी और दिस एनर्जी दैट वी आर टॉकिंग अबाउट इज, इसको हम लोग बाद में एक नाम देंगे और बोलेंगे इसको स्टेट फंक्शन। दिस इज द स्टेट फंक्शन, यानी कि इफ यू गो फ्रॉम A to B to C or you go directly from A to C, right, the path doesn't matter, the amount of energy required has to be same. समझ में आया? Thank you sir. तो अगर हम लोग यहाँ पर फाइनली M से M3 प्लस जा रहे हैं, मैं डायरेक्टली लिख दूं या ऐसे स्टेप बाय स्टेप लिख दूं, the amount of energy required is same only. Clear है? Sir, the energy is in the form of heat energy, sir. नहीं नहीं, वो यहाँ पर फोटोन के फॉर्म में आएगा ना। ये मैंने यहाँ पर एक्चुअली एक लिंक डाला है आप लोगों के लिए, बाद में ऑब्जर्व करना, आफ्टर द क्लास नोट्स में एम्बेडेड रहेगा। दिस इज लाइक द लिंक रिलेटिंग टू हाउ आयोनाइजेशन एनर्जीज आर मेजर्ड। Okay, so what we do is we take a sample and we throw photons
of different frequency in that sample and see which photons are able to create ions. So those are Okay. able to tell us that these are the ionization energies. Okay. Sir. ठीक है? सर हाँ. सर m का सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी मतलब m IE1 plus IE2 हो जाएगा फिर? नहीं. m का सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी इज m में से दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना. पहला इलेक्ट्रॉन निकल गया है, फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना. दैट इज व्हाट द सेकेंड तो आयोनाइजेशन. ये थर्ड केस में IE3 के केस में ऐसे सब ऐड क्यों हो रहे हैं? ये IE3 नहीं है ना. दैट इज व्हाट आई सेड. ये एक मिसकंसेप्शन दिमाग से निकालना जरूरी है. दिस इज नॉट IE3. IE3 क्या था m का? ये वाला था. IE3 माने M2 प्लस से M3 प्लस. ओके. और इधर m से सीधा M3 प्लस. हाँ. सो Okay, ध्यान से सुनना वर्ड्स. IE3 माने थर्ड इलेक्ट्रॉन निकालना, ना कि 3 इलेक्ट्रॉन निकालना. समझ में आया? यस सर, समझा. लिख लेते हैं यहाँ पर. ऐसे कई बार याद नहीं रहता. ठीक है, मैं यहाँ पर ऐसे लिख देता हूँ. IE3 is removing third electron. ठीक है, and not removing 3 electrons. समझ में आया? याद रखोगे? यस सर. यस सर. तो ये नोमेनक्लेचर है, ध्यान में रखना पड़ेगा. Of course, now Sir, is ionization energy equal to the value of Z effective? what? Sir, ionization. कद्दू और आलू सेम चीज होती है क्या? नहीं सर, मतलब लाइक Z effective इलेक्ट्रॉन पे लग रहा है तो इतना ही एनर्जी चाहिए होगा ना इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए. You can say that it is related to it, but it is not the same thing ना. एक एनर्जी है, एक न्यूक्लियर चार्ज है. Sir, but the value will be same, right? That is electrostatic force, right? ऐसी बातें कर रहे हो तो मतलब बिल्कुल ही एकदम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और व्हाट शुड आई से फोर्स ऑफ ग्रेविटी, क्या दोनों सेम होती हैं? No, sir. तो फिर Sir, I mean the numerical value. हाँ, तो मैंने न्यूमेरिकल वैल्यू तो पूछा तुमसे. ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और ग्रेविटेशनल फोर्स आर बोथ द सेम वैल्यूज. No, sir. दे आर रिलेटेड टू ईच अदर. अगर ग्रेविटेशनल पुल ज्यादा होगा तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी ज्यादा होगी, राइट? बट इट इज नॉट द एग्जैक्ट थिंग. बोथ आर डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज. एक फोर्स है और एक एनर्जी है, राइट? तो यहाँ पर जो Z इफेक्टिव है वो क्या है? न्यूक्लियर चार्ज है. कितना चार्ज एक्सपीरियंस कर रहा है. एंड आयोनाइजेशन एनर्जी इज द डेफिनेशन जो मैंने आपको ऊपर लिखाया, बताया, समझाया. ठीक है. अच्छा, यहाँ पर Yes, sir. नोटिस करना दैट आयोनाइजेशन एनर्जी का जो डेफिनेशन है वो कैसा रहता है. सॉरी, यूनिट्स जो है वो क्या रहेगा? कॉमनली हम लोग ऐसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में बोल देते हैं, या फिर SI यूनिट्स में अगर बोलना होगा तो इट शुड बी इन किलो जूल पर मोल, राइट? सो व्हाट इज द सिंपल इंटर कन्वर्जन? ये आप लोगों ने एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर में देखा होगा. इसको ध्यान रखना दैट 1 EV पर एटम इज इक्वल टू 96.5 किलो जूल पर मोल. ठीक है. नाउ अब आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, उसका डेफिनेशन और उसका नोमेनक्लेचर, ये दो चीजें हमें समझ में आई हैं. ठीक है. एक और छोटा सा एस्पेक्ट है जो कि आई थिंक यू विल बी एबल टू अप्रिशिएट एंड अंडरस्टैंड दैट ये जो मैंने नोमेनक्लेचर बताया आपको कि एक एटम में से अगर हम इलेक्ट्रॉन निकालते जाएंगे तो हम लोग उसको I1, I2, I3 इस तरीके से नाम देंगे.
तो कोई सा भी एलिमेंट हम लोग जब लेते हैं तो उसके लिए सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जीज आर ऑलवेज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। मतलब एक एटम में से मैंने एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, राइट, तो एटम क्या हो गया, पॉजिटिव आयन हो गया। तो अब उसमें से मुझे और इलेक्ट्रॉन रिमूव करना पड़ेगा, तो और जान लगेगी और एनर्जी लगेगी, बिकॉज वो अब पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज हो गया ना। पॉजिटिवली चार्ज में से नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए तो आई विल हैव टू ओवरकम ग्रेटर फोर्स, आई विल हैव टू सप्लाई ग्रेटर अमाउंट ऑफ एनर्जी, राइट। तो जैसे अब अगर मैं आपसे बोलूंगा आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ Mg, जिसको हम लोग I1 ऑफ Mg बोल सकते हैं, या फिर आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ Mg प्लस, दिस कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज व्हाट, IE2 ऑफ Mg, राइट। So you can clearly see that I2 will be greater than I1, ठीक है। In fact, I can यहाँ पर put ऐसे डबल एरो फॉर IE3। IE3 के केस में कैसा हो जा रहा है, और ज्यादा एनर्जी लग जाएगी, राइट, बिकॉज इलेक्ट्रॉन कहां से रिमूव होगा अब, फ्रॉम द सेकेंड शेल, पहले में थर्ड शेल से रिमूव हो रहा था। सो सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जीज आर ऑलवेज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो ये ध्यान में रखोगे। सर एग्जैक्टली डबल एनर्जी लगती है क्या IE3 के लिए? नहीं नहीं नहीं, ऐसा एग्जैक्टली डबल नहीं होता। नाउ having understood this, हाँ बोलो बोलो। The ionization energy means it is negative or positive, sir? एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं ना यहाँ पर। हाँ सर, मतलब वो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। हाँ, तो ये डेल्टा H का साइन यहाँ पर क्या होगा, ऐसा साइन ऑफ डेल्टा H IE इज ऑलवेज, ठीक है, डेल्टा H IE ऑफ एन एटम is always sir positive, right? This is always energy supplied because it's energy supplied, or you can say energy absorbed, ठीक है Sir, हाँ। Sir, suppose if for fluorine, if an electron comes and goes into the fluorine atom, how much that we'll get some energy, right? Sorry? Sir, actually, suppose an electron is there present and fluoride is present. When the electron enters into the fluorine atom, and that is a separate discussion. We will do it in another property that is called as electron gain. Okay, sir. अभी उसका डिस्कशन नहीं करेंगे। Okay, sir. Now, अब यहाँ पे फैक्टर्स अफेक्टिंग आयोनाइजेशन एनर्जी भी नोटिस करना। So we have understood what is ionization energy, and we have also understood what is the nomenclature, simple nomenclature associated with ionization energy. Now, if you look at the important factors, so there are actually 4 factors that we will be looking at, जिसमें से 2 factors are primary factors and 2 other factors are secondary factors. तो जो प्राइमरी फैक्टर्स हैं उनमें नोटिस करना, सबसे पहला रहेगा साइज बोल लो या फिर आप प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बोल लो ऑफ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अगर वो कम रहेगा, दैट मीन्स द इलेक्ट्रॉन इज क्लोजर टू द न्यूक्लियस, देन आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगा, उसके ऊपर अट्रैक्टिव पुल जो है इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर न्यूक्लियस का वो ज्यादा रहेगा, इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में ज्यादा एनर्जी लगेगी, राइट। सेकेंड फैक्टर वुड बी Z इफेक्टिव। Z इफेक्टिव विल बी अनदर इंपॉर्टेंट फैक्टर। अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा ऑन द आउटर इलेक्ट्रॉन, तो वापस से
उस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए ज्यादा एनर्जी लगेगी, आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाएगी, राइट। ये दो इंपॉर्टेंट प्राइमरी फैक्टर समझ में आया आप लोगों को? यस सर। Yes, sir. अच्छा, based on these two factors, can you tell me what should be the general trend that we should observe in the table, like left to right? Ionization energy का क्या होगा in a period? increase. increases. Left to right में size बढ़ जाता, size कम हो जाता है, हाँ तो ionization energy बढ़ जाएगा, as well as we can say Z effective भी बढ़ जाता है, ionization energy बढ़ जाएगा, ठीक है। Then down the group, सर Decrease. Decreases. right? Down the group again कैसा रहेगा down the group? साइज बढ़ेगा, लाइक n का वैल्यू बढ़ जाएगा, तो Z effective भी हमारा कैसा ऑलमोस्ट कांस्टेंट ही रहता है। तो कंबाइंड इफेक्ट अगर हम लोग नोटिस करें तो आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होना चाहिए, ठीक है। दिस इज समथिंग व्हिच इज गोइंग टू हैपन डाउन द ग्रुप। सर व्हाई लाइक दिस मींस? Yeah. नाउ अब ये एक जनरल ट्रेंड के बारे में मैंने बात करी बेस्ड अपॉन दीज टू फैक्टर्स। अब नोटिस करना, इन दो फैक्टर्स के अलावा there are two other factors also which play an important role. वो दो फैक्टर्स क्या क्या हैं एक एक करके नोटिस करेंगे एंड उनको मैं एग्जाम्पल के साथ में बताऊंगा तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो अभी पहले एक बार मैं फैक्टर बता देता हूँ कि फैक्टर क्या है, एक बार सुन लेना, बट समझ में अच्छे से आएगा विद एन एग्जाम्पल ओनली। तो पहला सेकेंडरी फैक्टर नोटिस करना इज रिलेटेड टू कॉन्फ़िगरेशन। अगर किसी एटम में यू हैव हाफ फिल्ड और फुल्ली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन, कोई एग्जांपल बताओ मुझे एटम। Sir, copper. Sir, fluorine and neon. क्रोमियम। Chromium. नहीं, सो लुक Sir, एट fluorine and neon. Copper. sir. लुक एट द एग्जांपल जहां पर हम लोग जो इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं, वो इलेक्ट्रॉन जो रिमूव हो रहा है वो पार्ट ऑफ हाफ फिल्ड या फुल फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है। मैग्नीशियम। नोबल गैसेस। जैसे आप लोगों ने मुझे क्रोमियम का एग्जांपल दिया, ठीक है, तो क्रोमियम का एग्जांपल इज अ रॉन्ग एग्जांपल, क्योंकि क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन कैसा है, 4s1 3d5। इसमें हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है बट मेरा इलेक्ट्रॉन तो ये वाला रिमूव होता है ना। Yes, sir. So I am not asking about this example. I am asking about an example in which the electron to be removed is part of half filled or fully filled configuration. नोबल Sir, गैसेस। Sodium and neon. Sodium. सोडियम का आपने कैसा बोला, 1s2 2s2 2p6 and 3s1, ऐसा बोला आपने। Yes, sir. So are you thinking that this is half filled? No, sir. If we remove it, we get fulfilled electronic configuration, sir. अरे राजा, अभी I am asking about that electron which I am removing, that is part of half filled or full filled configuration. Sir, palladium. Okay, sir. ठीक है। So जैसे I will give you the simple example. नाइट्रोजन का एग्जाम्पल समझ में आता है? Sir, नाइट्रोजन का Sir, fluorine. 1s2 Yes, sir. 1s2 1s2 2s2 2p3 2p3, राइट। तो इसमें से जो मेरे को इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है, इज दैट पार्ट ऑफ हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन? Yes, sir. Yes, sir. इलेक्ट्रॉन Yes, sir. यहीं से रिमूव करूंगा ना 2p से, राइट। या फिर आई कुड हैव टेकन द एग्जांपल ऑफ से नियॉन, राइट। इसमें से अगर मैं इलेक्ट्रॉन रिमूव करना चाहूंगा तो वो किसका इलेक्ट्रॉन रहेगा, फुल्ली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन का। Fully filled. fully filled. Yes, sir.
तो what this third point is saying is that अगर हम लोग जो इलेक्ट्रॉन रिमूव करना चाह रहे हैं वो हाफ फिल्ड या फुल फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन का पार्ट हुआ, तो उस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में थोड़ा ज्यादा एनर्जी लगता है, राइट। सो यहाँ पर नोटिस करना पॉइंट कैसे लिखा हुआ है, हाफ फिल्ड और फुल्ली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, दैट इज यहाँ पर एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन present in half filled or fully filled configuration would result in an increase of ionization energy. Sir, you mean orbitals, sir, are filled or full filled? Orbital नहीं, subshell. हाँ, subshell. Okay, sir. ठीक है sir. ये जो अच्छा sometimes students have this also as a doubt कि सर सोडियम एटम जो है 1s2 2s2 2p6 3s1 सर ये भी हाफ फिल्ड है. How many students believe this is half filled? Sir, half filled और fully filled का डिस्कशन जो है, ठीक है, हाफ फिल्ड एंड फुल्ली फिल्ड का डिस्कशन is only applicable when we talk about p orbitals या d orbitals या f orbitals. s orbital के लिए half filled या fully filled does not make any sense. Do you remember why? Yes, sir. ये जो हाफ फिल्ड या फुल्ली फिल्ड की जो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी के बारे में बात करी जाती है वो बोली जाती है ना, इट इज एसोसिएटेड विद द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सचेंज एनर्जी. ऐसा कुछ पढ़ा था एटॉमिक स्ट्रक्चर में? Yes, sir. Exchange energy. एस ऑर्बिटल जो है ये थोड़े ना कुछ एक्सचेंजेस शो कर पाता है. लाइक ये जो एस ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन है इट विल नॉट बी द सेम एनर्जी एज अदर ऑर्बिटल्स, तो इसका इलेक्ट्रॉन इज नॉट गोइंग टू शो एनी काइंड ऑफ एक्सचेंज एनर्जीज, तो इट इज नॉट अ हाफ फिल्ड और अ फुल्ली फिल्ड सिनेरियो. ठीक है, तो ये चीज आगे ध्यान रखना दैट L cannot be equal to 0. हाँ, so whenever we talk about half filled and fully filled configurations in future, it is from the perspective of p orbital या d orbital या f orbital. ठीक है, s orbital के लिए कभी भी हाफ फिल्ड या फुल्ली फिल्ड कोई सेंस नहीं बनाता, राइट. आप मुझे ये नहीं बोलोगे कि सर मैग्नीशियम का सर जो कॉन्फ़िगरेशन है दैट इज सर फुल्ली फिल्ड 1s2 2s2 2p6 और सर 3s2 पूरा फुल्ली तो हो रहा है, ये फुल्ली फिल्ड है. नहीं, दिस इज नॉट द करेक्ट इंटरप्रिटेशन. आर यू क्लियर विद दैट? yes sir. ठीक है, सो ये एक फैक्टर रहेगा. ऑफ कोर्स अभी मैं एग्जांपल्स और लूंगा आपके साथ में टू शो दिस फैक्टर एंड इट्स इम्पैक्ट. देन देयर इज अ फोर्थ फैक्टर दैट इज कॉल्ड एज पेनिट्रेशन पावर. इसका डेफिनेशन हम लोगों ने देखा हुआ है. इट इज द time spent by the electron closer to the nucleus, it is representative of that. and ये हम लोगों ने I think last class में भी establish करा था that s orbitals का within a shell, s orbitals का penetration power is greater than p, is greater than d, is greater than f, right. So logically if I ask you, removing electron from in the same shell, removing electron from s versus removing electron from p, कौन सा ज्यादा डिफिकल्ट होगा? S ज्यादा डिफिकल्ट होगा क्योंकि S के इलेक्ट्रॉन की पेनिट्रेशन पावर ज्यादा है. इट इज स्पेंडिंग मोर टाइम क्लोजर टू द न्यूक्लियस, इट इज मोर अट्रैक्टेड बाय द न्यूक्लियस एज कंपेयर टू द P का इलेक्ट्रॉन, राइट. सो यहाँ पर वही चीज हाईलाइट करी गई है दैट विद इन द सेम शेल, ठीक है, शेल टू शेल तो अंतर है ही सही. मतलब जैसे अगर मैं बोलूंगा 2s का इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है या 3s का इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है, तो डेफिनेटली किसका इलेक्ट्रॉन रिमूव करना ज्यादा आसान होगा? 3. जो दूर है, जो ज्यादा हायर शेल में, उसका रिमूव करना ज्यादा आसान है. बट यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ कि सेम शेल के अंदर 3s 3p के अंदर किसका इलेक्ट्रॉन रिमूव करना ज्यादा आसान होगा? सर 3p का, ठीक है, बिकॉज p will have a lesser. In some cases of 3p it won't be easier, right? Yeah, we'll talk about it. अभी पहले ये फैक्टर समझ में आया? Yes, sir.
Sir, but sir, this because of these factors only, the cesium is the most reactive element, sir. Yeah. Okay, sir. Now, अब यहाँ पे आप नोटिस करना, एक छोटा सा नोट है जो कि आपको कंपैरिजंस करते हुए याद रखना रहेगा कि ये जो थर्ड और फोर्थ फैक्टर मैंने बताया है, जिनको मैं सेकेंडरी फैक्टर्स बोल रहा हूँ, ठीक है, these are going to play a role while comparisons between adjacent elements. Now, what do I mean by that? That these third and fourth factor play a role between adjacent elements. Sir, comparison of nitrogen between oxygen, like that. Right. So यहाँ पर let's look at that through an example. So मोटा ट्रेंड तो मैंने आपको ऊपर बता दिया था, जो हमने फर्स्ट और सेकंड फैक्टर, like this trend is based upon primary factors जो हमने ऊपर डिस्कस करे, that across a period ionization energy बढ़ता है, down the group ionization energy कम होता है, right? And as a consequence, helium has the highest ionization energy and cesium has the lowest. ठीक है, फ्रैंक्शियम रेडियो एक्टिव है, हम उसका डिस्कशन नहीं करते. However, अगर हम लोग डीपर ट्रेंड्स देखें, थोड़ा इन डेप्थ एनालिसिस करें, तो वो कैसा दिखेगा? So let's look at this example of comparing IE1, first ionization energy, between the second period elements. क्या क्या है second period elements? Lithium, beryllium, boron. Lithium, beryllium, boron, carbon, nitrogen, oxygen, fluorine, neon, right? अब जो जनरल ट्रेंड है वो तो यही था कि लेफ्ट टू राइट आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ना चाहिए, है ना? दिस इज व्हाट द जनरल ट्रेंड शुड हैव बीन. However, there are some fluctuations in this trend that we come across, and those are explained by the secondary factors. कैसे? आप नोटिस करना, एक बार इनका कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं. Is everyone comfortable with the configuration of these elements? Outer electrons configuration. Lithium का 2s1 है, beryllium 2s2, boron 2s2 2p1 and so on so forth. Yes sir. अब नोटिस करना, जो एक्चुअल ट्रेंड मिलता है, ठीक है, एक्सपेक्टेड तो जैसे मैंने आपको बताया लेफ्ट टू राइट आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करना चाहिए था, बट जो एक्चुअल ट्रेंड मिलता है उसमें वी फाइंड अ सर्टेन फ्लक्चुएशन. कहाँ पे देखने को मिल रहा है? बेरिलियम और बोरॉन के बीच में we find beryllium का ionization energy to be in fact greater than boron. Similarly, between nitrogen and oxygen, we find nitrogen का to be greater than oxygen. Yes sir. Now notice करना इसका explanation. ठीक है, दोनों का एक एक करके मैं explanation समझाता हूँ. पहले right hand side वाले का explanation देख लेते हैं. In case of nitrogen and oxygen, the change in trend happened because, can you notice the nitrogen ka configuration? Sir, half filled. It's a half filled configuration, right? Because of that half filled configuration, what we find is that electron remove karna from nitrogen was relatively difficult as compared to oxygen. That's why nitrogen का ionization energy was greater than oxygen. Now, if you look at the overall trend, do you see nitrogen का greater than fluorine? Yes sir. No sir. नाइट्रोजन का फ्लोरीन से ज्यादा नहीं है, राइट? तो यहां पर ये जो हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है उसने एक रोल प्ले करा, बट कितना रोल प्ले करा
कि उसके एडजेसेंट एलिमेंट से आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा हो गया। ऐसा नहीं है कि इतना ज्यादा हो गया कि नाइट्रोजन का फ्लोरीन से भी ज्यादा हो जाए या नियॉन से भी ज्यादा हो जाए, इतना नहीं हुआ। नाइट्रोजन की आयोनाइजेशन एनर्जी में जंप आया, बट इतना ही आया दैट इट इज ग्रेटर देन दैट ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, दैट इज व्हाट दिस स्टेटमेंट वाज, जो मैंने यहाँ पर आपके सामने ऊपर लिखा था, that the third and fourth factor that we are going to discuss, the secondary factors, they are going to play a role while comparing between adjacent elements. ऐसा नहीं है कि उनका लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट होता है कि एकदम जबरदस्त इम्पैक्ट आ गया और एकदम जंप हो गया आयनाइजेशन एनर्जी में, नहीं, ऐसा नहीं है। जस्ट एडजेसेंट एलिमेंट्स के बीच में these factors seem to play a role. तो ऐसे अब आप नोटिस करोगे between beryllium and boron, beryllium and boron में do you know what is the factor that is playing Yes a role? sir, one is in S and other is in P sir, तो S में ज्यादा लग रहा है निकालने को। So यहाँ पर आप नोटिस करोगे बेरिलियम में मुझे इलेक्ट्रॉन 2s से निकालना था और बोरॉन में मुझे इलेक्ट्रॉन 2p से निकालना था, right? Now as we understood from the penetration power वाला reason, that removing electron from 2s will be relatively difficult as compared from 2p. That is why beryllium का ionization energy is relatively greater than that of boron. But is it something beryllium का कार्बन से भी ज्यादा दिख रहा है क्या? No sir. ऐसा तो नहीं दिख रहा है, राइट? बेरिलियम का कार्बन से तो कम ही है, राइट? तो ये जो फैक्टर था पेनिट्रेशन पावर वाला, that did play a role but only between again adjacent elements. ठीक है, फुल्ली फील्ड भी थोड़ा रोल प्ले करेगा। नहीं राजा, मैंने क्या बोला, s ऑर्बिटल में there is nothing like fully filled. अच्छा यस सर, सॉरी यस सर। ठीक है सर वो जो नोट मुझे सर 2 is also half filled है, no? अभी एक एक करके अब डिस्कस करते हैं डाउट्स आपके। सबसे पहले कौन बोलेगा? Sir, actually, carbon actually it's an exception, right? Because in actually losing electron would be very difficult, and also gaining electron would be very difficult, no sir? मतलब ये आपने कहीं पढ़ा है या आपने मन से बोल दिया? Sir, in 10th we studied, no sir, that carbon and its compounds, that chapter. तो उसमें क्या पढ़ा था आपने? Sir, removing an electron from carbon, it's very difficult, like that. मतलब that is something which you would have studied maybe in a general sense, general context, but what you are seeing over here is what is the comparison of ionization energy. Okay sir. Sir, बोलो। not able to understand the note. Not able to understand what? The note. कौन सा वाला नोट? ये वाला नोट ना जो यहाँ पे लिखाया था। हाँ sir. हाँ, इसी नोट को एक्सप्लेन करने के लिए हम लोग ये एग्जाम्पल देख रहे हैं। ठीक है, ये नोट पहले एक बार ध्यान से पढ़ लो, क्या लिखा है इस नोट के अंदर? The third and fourth factor of the secondary factor will sometimes play a role while comparing between adjacent elements. Right. कौन सा है थर्ड एंड फोर्थ फैक्टर? ये हाफ फिल्ड फुल फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन वाला एंड पेनिट्रेशन पावर वाला, राइट? ये जो फैक्टर्स है ये कहाँ पे रोल प्ले कर रहे हैं अपना? बिटवीन एडजेसेंट एलिमेंट। एडजेसेंट वर्ड का मीनिंग समझ में आता है? हाँ सर। मतलब आजू बाजू वाले एलिमेंट्स। तो यहाँ पर अब आप नोटिस करोगे दैट व्हेन वी आर लुकिंग एट दिस एग्जांपल, हम लोग आयोनाइजेशन एनर्जी कंपेयर कर रहे हैं बिटवीन दीज सेकंड पीरियड एलिमेंट्स। तो एक जनरल एक्सपेक्टेड ट्रेंड क्या है? लेफ्ट टू राइट आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगा, बट हमें यहाँ पर क्या ऑब्जर्व हो रहा है? दिस इज द एक्चुअल ट्रेंड। वी आर ऑब्जर्विंग दैट देयर आर सम फ्लक्चुएशंस। व्हाट आर दोस फ्लक्चुएशंस? बेरिलियम का बोरॉन से ज्यादा दिख रहा है एंड नाइट्रोजन का ऑक्सीजन से ज्यादा दिख रहा है। नाउ व्हाट इज द एक्सप्लेनेशन?
for this fluctuation, the explanation is the secondary factors. जैसे यहाँ पर कौन सा secondary factor का हमारा explanation में? थर्ड और हाफ फील्ड। अरे हाफ फील्ड वाला। हाँ बोलो बेटा, क्या कह रहे थे, कौन सा आ रहा है? The third one, half फील्ड कॉन्फ़िगरेशन वाला। एंड यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पर penetration power, fourth one. पेनिट्रेशन पावर वाला, राइट, कि यहाँ पर जो 2s से इलेक्ट्रॉन निकालना है वो ज्यादा डिफिकल्ट है एज कम्पेयर टू 2p से इलेक्ट्रॉन निकालने। ठीक है, अब वो जो नोट है वो यही बता रहा है कि यहाँ पर जो फैक्टर ने रोल प्ले किया वो एडजेसेंट एलिमेंट्स के बीच में ही प्ले करा। ठीक है, ऐसा नहीं हो गया कि बेरिलियम का आयोनाइजेशन एनर्जी कार्बन से भी ज्यादा हो गया, क्योंकि यहाँ पर बेरिलियम में इलेक्ट्रॉन 2s से निकालना है और कार्बन में भी 2p से ही निकालना है। तो यू माइट बी टेम्प्टेड टू से कि अरे यहाँ पर भी पेनिट्रेशन पावर का रीजन लगा देते हैं कि 2s वाला इलेक्ट्रॉन विल बी डिफिकल्ट एज कम्पेयर टू रिमूविंग 2p वाला इलेक्ट्रॉन, बट वो नहीं करना है आपको। आपको क्या करना है, ये पेनिट्रेशन पावर वाला जो रीजन है, जो फैक्टर है, सेकेंडरी फैक्टर है, वो एडजेसेंट एलिमेंट्स के बीच में ही यूज करना है। ठीक है, सिमिलरली ये हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन वाला भी जो रीजन है वो एडजेसेंट एलिमेंट्स के बीच में ही हुआ, दैट नाइट्रोजन का आयोनाइजेशन एनर्जी ऑक्सीजन से ज्यादा है, बट ऐसा नहीं है कि नाइट्रोजन का फ्लोरीन से ज्यादा हो गया। ठीक है, जो ओवरऑल ट्रेंड है वो कुछ इस तरीके से रहेगा। सर हाँ, 2p2 2p5 are also called half filled. सॉरी दोबारा बोलो। Sir, 2p2 2p5 are also called half filled orbital. नहीं नहीं नहीं, हाफ फील्ड फुल फील्ड जो है वो सब शेल के कॉन्टेक्स्ट में बोला जाता है। ओके सर, मीन सर वो जो p ऑर्बिटल है मतलब उसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो उसको हाफ फील्ड बोलते हैं। हाँ ओके सर। So, हाँ हाँ बोलो। can this jump ever be more than one element? वही तो मैं बता रहा हूँ ना, दैट यहाँ पर एडजेसेंट में ही ऑब्जर्व हो रहा है, एडजेसेंट एलिमेंट्स के कंपैरिजन में। ठीक है Sir, हाँ, sir, is this the same trend for the elements below beryllium and boron, like magnesium and aluminium? हाँ हाँ हाँ, सो दिस इज समथिंग विच इज ऑल्सो ऑब्जर्व्ड। ठीक है, यहाँ पे मैंने जैसे स्टेटमेंट लिखा हुआ है, सच सिमिलर ट्रेंड इज ऑल्सो ऑब्जर्व्ड इन द थर्ड पीरियड एज वेल एज फोर्थ पीरियड ऑल्सो। थर्ड पीरियड में कैसे आ गए एलिमेंट्स, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम एज वेल एज फॉस्फोरस एंड सल्फर, राइट। यहाँ पर जैसे ये बेरिलियम मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन नाइट्रोजन है, तो इसकी जगह क्या क्या रहेगा, यहाँ पर एल्यूमिनियम, यहाँ पर मैग्नीशियम, राइट, यहाँ पर सल्फर, यहाँ पर फॉस्फोरस। फोर्थ पीरियड में भी मिलता है। फोर्थ पीरियड में कौन से एलिमेंट्स आ जाते हैं, यू विल हैव यहाँ पर गैलियम और ये पोटेशियम। यहाँ पर क्या आ जाएंगे, बताओ भाई। फोर्थ पीरियड में ऑक्सीजन के नीचे ओ स्टाइल से TdPO सेलेनियम आ जाएगा, और नाइट्रोजन के नीचे फॉस्फोरस, राइट। तो वहां पर भी ये ऑब्जर्वेशन मिलेगी। ठीक है, हाँ, उसके नीचे अगर हम और जाएंगे, लेट्स से फिफ्थ पीरियड में, सिक्स्थ पीरियड में चले जाते हैं, तो वी डोंट फाइंड दिस टू बी प्लेइंग अ डोमिनेंट रोल। ठीक है, मे बी उतना नीचे ये जो फैक्टर्स हैं, सेकेंडरी फैक्टर्स हैं, ये डोमिनेटिंग रोल नहीं प्ले कर पाते हैं, तो वी सी अ नॉर्मल ट्रेंड ओनली। वहां पर जो प्राइमरी फैक्टर्स थे उन्हीं से हमारा ओवरऑल ट्रेंड आ जाता है। ठीक है, बट आपको ये ध्यान रखना रहेगा, मैं एक्सेप्शंस में भी इस चीज को हाईलाइट कराऊंगा, दैट थर्ड पीरियड एंड फोर्थ पीरियड में भी ऐसा फ्लक्चुएशन ऑब्जर्व होता है। इनफैक्ट
इट इज नॉट जस्ट थर्ड पीरियड एंड फोर्थ पीरियड ओनली. अगर मैं IE2 सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी भी आपसे कंपेयर कराऊं ऑफ द सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स, सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी मतलब क्या हो गया? दैट आई एम रिमूविंग द सेकेंड इलेक्ट्रॉन. ठीक है, so let's say if I ask you to compare ionization energy of these ions, which is basically second ionization energy of these elements, तो मुझे बताओ क्या ट्रेंड रहने वाला है? एक गेस वर्क करो इनके कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पर. लेट मी नो व्हाट शुड बी द ट्रेंड, ऑल्दो आई हैव आल्सो गिवन यू सम हिंट. राइट, सो यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं अपन. कॉन्फ़िगरेशन तो ऐसा होगा क्योंकि हमने एक एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया है, सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में बात कर रहे हैं. तो ये 1s2 2s1 2s2 2s2 2p1 इस तरीके का कॉन्फ़िगरेशन रहेगा. अब यहाँ पर आप नोटिस करोगे दैट कहाँ पे फ्लक्चुएशन आ रहा है ट्रेंड में. बोरॉन प्लस और कार्बन प्लस के बीच में आपको दिख रहा है पेनिट्रेशन पावर प्लेइंग अ रोल. Yes, sir. एंड ऑक्सीजन प्लस एंड फ्लोरीन प्लस के बीच में दिख रहा है आपको हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन प्लेइंग अ रोल. यस सर. राइट, तो एक्सपेक्टेड जो जनरल ट्रेंड था हमारा वो तो था कि लेफ्ट टू राइट बढ़ना चाहिए, बट यहाँ पे थोड़ा फ्लक्चुएशन आ जाएंगे. क्या फ्लक्चुएशन आ जाएंगे नोटिस करना. कार्बन प्लस और बोरॉन प्लस में बोरॉन प्लस का ज्यादा हो जाएगा एंड ऑक्सीजन प्लस और फ्लोरीन प्लस में ऑक्सीजन प्लस का ज्यादा हो जाएगा. ठीक है, अगेन जस्ट एडजेसेंट एलिमेंट्स के बीच में ये फ्लक्चुएशन ऑब्जर्व करने को मिलेगा. ठीक है, एंड देन एक छोटा सा सरप्राइज आपके लिए है दैट लिथियम प्लस का एक्चुअली इन सबसे ज्यादा ही हो जाएगा आयोनाइजेशन एनर्जी, बिकॉज लिथियम प्लस में क्या हो गया एक्चुअली एन एडेड थिंग हैपेंड कि उसमें पूरा का पूरा शेल ही उड़ गया. नाउ द इलेक्ट्रॉन हैज टू बी रिमूव फ्रॉम द फर्स्ट शेल. इन सब में से कहां से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना पड़ रहा है? सेकेंड शेल में से. बट लिथियम में से कहां से रिमूव करना पड़ रहा है अब? फर्स्ट शेल में. यस, दैट्स अ बिग जंप दैट हैपेंस. जैसे आपको थोड़े टाइम पहले मैंने ऊपर बताया था ना कि जब हम लोग ऐसे Mg प्लस Mg2 प्लस राइट और Mg में से इलेक्ट्रॉन निकालने की बात कर रहे हैं तो सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज कर रही है, लेकिन Mg2 प्लस में से इलेक्ट्रॉन निकालना वुड बी मच मोर डिफिकल्ट क्योंकि इट हैड लॉस्ट द आउटर शेल. अब जो इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा था वो इनर शेल में से रिमूव करना था, तो डेफिनेटली उसमें काफी ज्यादा एनर्जी लगती है. तो दैट्स ओके. इफ यू weren't aware about this surprise, now it is there in front of you to understand, although our focus of discussion was more of understanding how the secondary factors are playing a role. अभी समझ में आ रहा है आप लोगों को? Yes, sir. Sir, in exam will we be asked to find the exceptions? Yes, of course. मतलब जो we should predict the exceptions. नहीं प्रेडिक्ट वगैरह नहीं करना है आपको. जो एक्सेप्शंस मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, राइट, उनको आपको ध्यान में रखना है. अभी आपको ये थोड़ा ना पता था कि ये जो ट्रेंड है ये सिर्फ थर्ड और फोर्थ पीरियड में रहेगा, फिफ्थ पीरियड में नहीं ऑब्जर्व होगा. ये आपको थोड़ा ना पता था, ये तो मैंने बताया. आपको ये याद रखना है कि हाँ ये जो सेकेंडरी फैक्टर्स थे दे डिड प्ले अ रोल and we saw them playing a role in the second period
as well as third period and fourth period, but fifth period में they didn't play a role. ये point आप थोड़ा predict कर सकते थे. Okay, sir. ठीक है. तो यहाँ तक का clear है ionization energy का? सर Yes, sir. सर ये ट्रेंड है ना, वो ऐसा ऑर्डर में लिखो ना और साइन उल्टा कर दो ना, पहले किया था मतलब ऊपर वाले एग्जाम, मतलब बेरिलियम बोरॉन फिर कार्बन ऐसे ही लिख दो ना, और फिर साइन से अपोजिट कर दो, उल्टा कर दो. मतलब ये ओवरऑल ट्रेंड है ना, ये ज्यादा क्लियर पिक्चर दे रहा है ना तुम्हें. यस सर. ओवरऑल ट्रेंड क्या है? इट इज शोइंग दैट ये जो फैक्टर है ये एडजेसेंट एलिमेंट्स के बीच में ही काम कर रहे हैं. ऐसा नहीं हो रहा है कि बोरॉन का अब नाइट्रोजन से भी ज्यादा हो गया. सर एक बार सोडियम का IU2 बताओ ना, मतलब वैल्यू बताऊं? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग. सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s1. हाँ सर, फिर IU2 क्या रहेगा उसका? रिमूविंग द सेकंड इलेक्ट्रॉन, मतलब 2p6 में से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करना. पर सर ऐसा क्यों 2p6 में से? सर वो 3s1 क्यों नहीं? अरे तुम मतलब उसका क्वेश्चन पर सुने थे? हाँ सर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. नहीं, क्वेश्चन तुमने सुना ही नहीं, आंसर पे तुम डाउट रेज कर रहे हो. सॉरी, Na+ बोला था. दिव्या यहाँ Yes, sir, पर समझ गया. नियॉन का आप नोटिस करोगे, नियॉन का सोडियम से कंपैरिजन नहीं हो पाएगा ना, वो अलग पीरियड में आ गया. ठीक है, यहाँ पर नियॉन के आगे कुछ भी नहीं है ना. यस सर. सर गैलियम लिक्विड मेटल है. हाँ सर हीलियम. ऑलराइट, एनी अदर क्वेश्चन? सर हाइड्रोजन का सर Z इफेक्टिव क्या होगा सर? 1. Sir, we should सर neglect मतलब neon, how right? We should do what? Sir, should we neglect neon that noble gases? नहीं, नियॉन का भी आयोनाइजेशन एनर्जी बिकॉज ऑफ फुल्ली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन ज्यादा होगा, बट आई डोंट हैव एनीथिंग टू द राइट ऑफ इट टू कंपेयर एंड टेल ना. Okay, sir. तो वो बट सर anyway लाइक ज्यादा था और ज्यादा है भी सही. Okay, sir. ठीक है. सर हाइड्रोजन में तो सर एक ही इलेक्ट्रॉन होता है ना, तो सर वो तो एक टेस्ट इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, तो फिर सर तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन 0 हो गया ना राजा. हाँ सर. अरे हाँ सर, हाँ सर, गॉट इट सर. ठीक है. ऑलराइट, सो आज के लिए इतना डिस्कशन काफी है आयोनाइजेशन एनर्जी पर बेस्ड. अब मैं आपको बुकलेट के कुछ क्वेश्चंस दूंगा, मेक श्योर दैट यू ट्राई देम इमीडिएटली, एंड देन नेक्स्ट क्लास में वी विल कंप्लीट द आयोनाइजेशन एनर्जी प्रॉपर्टी एज वेल. ठीक है सर PDF. हाँ, आई विल सेंड इट. चलो, थैंक यू गाइस, टेक केयर. थैंक यू सर.